इधर बढ़िया है, इधर बढ़िया। हाँ, ओके। हाँ, ये चाहिए। द एनर्जी एंड वाइब्रेशन हैज टू गो अप एंड ब्रेक द रूफ। तो अभी कैसे देखो, अभी अभी एक मिनट बात सुनो। अभी कैसे चलेगा? मैं एक लाइन बोलूंगा, फिर इतना ही हल्ला होगा, ठीक है? ये करना है, मतलब मैं नहीं बता रहा हूं, दिस इज नॉट सरकाजम। इतना हल्ला होना है, फिर मैं सेकंड लाइन बोलूंगा, फिर इतना हल्ला होना है, जब तक मैं ना बोलूं कि अब चुप हो जाओ, ठीक है? क्योंकि एनर्जी हैज टू गो अप, और ऊपर जानी है, भी तो एनर्जी है ही नहीं। आपको पता है ना, अभी तो डे वन वी हैव नॉट स्टार्टेड, अभी तो आपको हम तैयार कर रहे हैं। गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं बहुत दिनों बाद, अब जैसे दिवाली पे गाड़ी खड़ी हुई थी सबकी, है कि नहीं? कई लोगों ने गाड़ी घर में पार्क कर दी थी 15-15 दिन के लिए। अब दिवाली के बाद गाड़ी निकली, अब एकदम से तो थर्ड गियर फोर्थ गियर लगेगा नहीं, टॉप गियर। तो अभी हम गाड़ी पहले गियर में बस इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं। यू कैन नॉट इमेजिन अभी यहां से आगे आज कल परसों क्या क्या होने वाला है। तो आई विल से वी हैव नॉट इवन स्टार्टेड, अभी जस्ट वार्म अप चल रहा है। तो वार्म अप में ही अगर सब लोग इतने ढीले होने लगेंगे, ठीक है, तो 3 दिन में तो फिर हमारा एक डिपार्टमेंट है, वेलनेस डिपार्टमेंट, वहां मरीजों को लेटाते हैं, वो डिपार्टमेंट फुल हो जाएगा। तो मेरी एक इच्छा है कि उस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो बिल्कुल खाली रहें इस बार, उनको कोई काम ही ना आए। चाहते हैं ना कोई बीमार ना पड़े, किसी को सर में दर्द ना हो, गला ना खराब हो। अब एसी में बैठे हो पूरे टाइम, हो सकता है सर्दी हो जाए, गला खराब हो जाए, अगल बगल वाला छींक दे तो वायरल हो जाए, बट ये सब होता है। हो सकता है कमर में दर्द हो जाए। अब कुछ लोगों ने बैठा ही नहीं होगा इतने दिन तक। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अभी तक सुबह से लेके 12 घंटे हो गए, 12 घंटे तक कभी चेयर पे बैठे ही नहीं थे? देखो देखो कितने लोग हैं कभी जिंदगी में 12 घंटे चेयर पे बैठे नहीं, और हमने बैठा दिया आपको, और अभी ऐसे 48 घंटे और हैं। समझ रहे हैं? अब किसने किसने यहां पे 4 करोड़ कमाया एक साल में? हाथ उठाओ। कोई नहीं कमाया ना। पता है क्यों? क्योंकि जिंदगी में तुम कभी 72 घंटे चेयर पे बैठ के कुछ सीखा ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो द फर्स्ट स्टेप टू द जर्नी ऑफ 4 करोड़ इज एटलीस्ट स्टे ऑन हाई एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 2 डेज। ये पहला स्टेप है। आप बोलो ये क्या लॉजिक है? तो ये बताओ, 4 लाख कमाने वाले का 4 करोड़ कमाने का क्या लॉजिक है? दिस इज इलॉजिकल बिजनेस, इलॉजिकल इनकम। सो एनर्जी ऑल्सो हैज टू बी इलॉजिकल। अब मैं ये बार बार रोज रिपीट तो ना करूंगा, है ना? सेकेंड पॉइंट, ये सब लोग जो बीमार पड़ेंगे, कमजोर हो जाएंगे, थक जाएंगे, कल कुछ लोगों को सुबह सुबह उठाए नहीं जाएंगे अपलाइन, तो वो क्या बोलेंगे? बहुत तबीयत खराब हो रही है, उल्टी आ रही है, अभी उल्टी करके सोया हूं, हालत खराब है, सर में दर्द, बुखार भी हो गया है। तो अपलाइन बोलेगा क्या करना है, तुम जाओ। उसके बाद वो 12-1 बजे उठ के आएंगे, अभी ठीक लग रहा है। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी? ना सर्दी, ना जुकाम, ना वायरल, ना गले में दर्द, ना सर दर्द। प्रॉब्लम वाज थक गए थे। आदत नहीं है, समझ रहे हैं आप? 4 करोड़ कमाने की, बैठने वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, आदत नहीं है 4 करोड़ कमाने की, तो बॉडी ले नहीं पा रही है उसको। समझ रहे हैं ना आप? तो रोज रोज इस बारे में बात नहीं करेंगे हम, रोज रोज बात नहीं करेंगे। दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू रिमाइंड यू एवरी डे अबाउट दिस। तो लोग उस वेलनेस डिपार्टमेंट में ना जाए और आप बीमार ना पड़े, या बीमार फील ना करें। सिर्फ बीमार कोई नहीं पड़ेगा यहाँ पे, सब बीमार फील करते हैं, थकावट फील होती है। थकावट एग्जिस्ट करती है? किसी ने देखा है थकावट को आज तक? देखो बगल में बैठी है तुम्हारे, दिख रही है? नहीं ना, वो बस फील होती है, होता कुछ नहीं है सामने। तो अगर वो थकावट आप चाहते हैं फील ना हो, मेंटल फटीक ना हो, तो द ओनली वे आउट इज हाई एनर्जी। चिल्लाओ। कुछ लोगों को अगल बगल लगेगा पागल हो गए हैं क्या ये वो, बट आप उनकी हेल्प ही कर रहे हो, मैं बता रहा हूं। when you are high on energy, when you are high on energy, आप थकते नहीं हैं, कोई थकता नहीं है।
ओके अरे भाई मैंने कहा था मैं एक लाइन बोलूंगा फिर आप चुप हो जाओगे, अभी दूसरी लाइन बोलूंगा फिर चिल्लाना, क्योंकि अभी तो छत भी फट के बाहर आने वाली है. द ओनली सीक्रेट ऑफ स्टेइंग हेल्दी फॉर द नेक्स्ट 3 days, अटेंटिव, स्विच्ड ऑन, इज टू कीप योर एनर्जी हाई. और बगल वाले की भी हाई रखो. चाय कॉफी आपको ना, इधर चाय कॉफी है बगल में, कुछ नहीं, ठीक है, ओके. हाँ ओके. सो आई एम नॉट द स्पीकर, आई एम नॉट द स्पीकर, but the person who is going to come here is a very special person. You can say rock star, superstar. अब आप सोचो, I have been here for 13 years, 14 years. उनके बारे में बात करने के लिए मुझे ये लेके आना पड़ रहा है, क्योंकि मैं याद ही नहीं कर सकता. उनके बारे में बात करने के लिए मैं कुछ याद ही नहीं कर सकता, मुझे ये लेके आना पड़ रहा है. अब सोचो क्या है ना? So that's what I'm saying. The person whom I'm going to bring on the stage, उनके बारे में थोड़ा समझते हैं कौन है. Now that person is a former world number 1 player. World number 1. Okay. Now let me clarify on the gender. So she is a warrior. Okay. She has won 24 international titles. समझ रहे हैं? She reached world number 2 ranking in the year 2009, and she became number 1 world ranking in 2015. Now she is the first female player from India to win a medal in Olympics. You know, first female player from India to win a medal in Olympics. समझ रहे हैं आप? Now she is the only Indian who has won at least 1 medal in every event, whether it's Olympic, Badminton World Federation Championship, Commonwealth Game, everywhere. Can you imagine the achievements? मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं. वो गाना सुना है ना, कर हर मैदान फतेह, कुछ वैसा ही फंडा है उनका, कुछ छोड़ना ही नहीं है. Now she is the first Indian female and the youngest Asian to win a 4-star tournament. You know, youngest. So she started playing from the age. She started playing from the age of 9 years. जिस टाइम पे हम वीडियो गेम खेलते थे, वो अपना फ्यूचर बना रही थी. Now she helped India to win a first ever Uber Cup bronze medal. She is the first Indian to win 2 single gold medals at the Commonwealth Games. Abhi, now listen to this. She has been honored with Arjuna Award. Abhi रुको. She is a Padam Shri. She is a Padam Bhushan. समझ रहे हैं आप? Now can you understand the intensity of the energy required? Now she is from Haryana. Oh, हरियाणा वाले किधर है? हरियाणा वाले किधर है भाई? हाँ है ना? हाँ हरियाणा वाले ऊपर है अपने भाई. She is a true warrior, a sister, a wife, and a daughter, not only to her family but also to the entire nation. She has got an electrifying charisma, and we are blessed to have her in this arena. So guys, are you ready? Are you sure? You have to be on switched on mode. And she must feel your love when she comes inside the arena.
हाँ, ऐसा उनको कभी पहले फील ही नहीं हुआ होगा। उनको ये फील आना चाहिए कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं मेरी लाइफ में। She should have never seen this kind of love which these networkers can give in Thailand. Okay? Are you ready? AV, can we have the video please? Are you done?
Are you ready for her? I don't think so. Wow. Thank you so much. Thank you. Thank you. Once again, guys, this is none other than Saina Nehwal. Thank you. ऊपर भी है सर. Thank you so much. Thank you. Okay, all right. Please have your seats. Thank you. Thank you so much. Thank you. Jai. Jai. Matram. All right, guys. Allow her to talk. Wow. Lovely. Thank you so much for this. Never imagined this. Lovely. Thank you so much for the love. Thank you. Thank you. Okay, guys. Now we can make noise again. You will get more chances. Just keep your energy high. Okay? So, we have here Saina ji on the stage with us. And we have prepared some questions and discussions with her with the help of your leaders, your uplines in service. So they have given us some questions which they want you all to know and understand that how did she did what she all has achieved. Okay? So, are you interested in knowing that how somebody can reach up to that level? Okay? Directly from her. So, Saina, so they have given some questions, huh? Yes, yes. Some questions may surprise you also. Definitely. I'm ready for that. Ready? It's a challenge. Challenge, huh? Okay. Right. Because I have changed some questions also. We are players. We are ready for all the attack. So she's saying that players are already ready for challenges. But तुम लोग player लगते नहीं हो कहीं से. नहीं, I got a very warm welcome. I think first time in history I would say इतना अच्छा और प्यारा welcome कहीं नहीं मिला है मुझे. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay. Now I'm going to throw the first question on Saina. जी. Look, now, as you already know, they're all part of a network marketing business. Yes. And they're all budding entrepreneurs. Many of them are in jobs, and some of them have already left their jobs and they're doing it full time. And there are a few people, I think they've got their passport recently and traveled for the first time across the world. First time coming to any country, just because they want to achieve something in their lives. So they need your help and guidance also, that how you made this much big in your life. So the questions which are there from their side are more or less, you can say, they are connecting their business and the sports. Because I feel, and my upline, we partner Dev, have told me long back that if you want to see a real character of a person, ask him to play a sport. When you watch somebody playing the game, you can see the real character. So I think you are the best person to tell this. So the first question, so what's the role of a teamwork in achieving something big in life, and how crucial it is? Is it like whatever you achieve in your life, you did it alone, it's your own talent, or it was a teamwork?
सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पे आए और मैं आपके साथ अपनी जर्नी का कुछ हिस्सा शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, स्पोर्ट्स में डेफिनेटली टीम वर्क बहुत ज़रूरत होती है। जैसे मैंने खेलना शुरू किया, मैं 9 साल की थी और मुझे पता भी नहीं था बैडमिंटन क्या होता है। आई एम श्योर अभी थोड़ा बहुत जानने लगे लोग, बट 2001-2 में तो किसी को पता भी नहीं था बैडमिंटन क्या है। मैं भी बहुत मम्मी को और पापा को गुस्सा करती थी, कैसे स्पोर्ट में डाल दिया है मुझे। लेकिन लकीली मुझे स्पोर्ट खेलना बहुत पसंद था, मुझे हार्डवर्क करना बहुत पसंद था और स्पेशली बॉयज़ से कंपटीशन करना बहुत पसंद था मुझे। तो मुझे इनिशियली लगा कि मैंने रिक्वेस्ट, हम हरियाणा से, हिसार से हैं, पापा को प्रमोशन मिल गया, ही इज़ अ साइंटिस्ट, और वो एक दिन बोलते हैं हमें चलो शिफ्ट हो जाते हैं हैदराबाद। और मम्मी और हम सब बोल रहे थे कि हमारे फ्रेंड्स सब यहाँ पे हैं, हम टोटली साउथ में जाके क्या करेंगे। और मेरे पूरे फ्रेंड जिसके साथ भी मैं स्पोर्ट्स खेलती थी वो हिसार में पीछे छूट गए। उसके बाद जब हम हैदराबाद शिफ्ट हुए, 1 साल मैंने कराटे भी किया, मैं स्पोर्ट के बगैर रह नहीं पाई और मुझे ब्राउन बेल्ट मिला कराटे में, और लड़कों के साथ इतना फाइट करने को मिला मुझे। आई थिंक वो उस जो कराटे के सेशंस थे और जो मुझे ब्राउन बेल्ट मिला, उसमें मुझे लगता है उसने मुझे कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग बना दिया मेंटली और फिजिकली, कि जो भी मेरे सामने तकलीफ़ें आती थी, थोड़ा मतलब अगर टीचर डांटती थी या मेरे पेरेंट्स डांटते थे या मेरे कोचेस डांटते थे, मैं उसे बहुत पॉजिटिवली लेती थी या गुस्से में लेती थी कि मुझे अचीव करके दिखाना है। कभी मैंने ये सोचा नहीं कि मुझे मम्मी की नहीं सुननी है या पापा की नहीं सुननी है। दैट वाज नॉट माई एटीट्यूड। अब ये भगवान की देन है या मेरे अंदर वो इनबिल्ट क्वालिटी है, मैं उसको बोल नहीं सकती हूँ। लेकिन जब मैंने खेलना शुरू किया, आप बिलीव नहीं करेंगे, मम्मी ने उसी टाइम पे बोल दिया था, और वो एक हाउसवाइफ हैं, उन्होंने इमीडिएटली बोल दिया था कि मैं अपनी बेटी को ओलंपिक मेडलिस्ट बना के रहूंगी। और ये 99 की बात है, जब कोई रोल मॉडल नहीं है मेरा, ना मेरा कोई सपना है। पापा साइंटिस्ट है तो जनरली हम सब सोचेंगे डॉक्टर बनना है, लेकिन एक हाउसवाइफ ने इतना बड़ा सपना क्यों देखा, किस लिए देखा? उनको स्पोर्ट्स पसंद है, ऑफ कोर्स पापा को भी हॉकी देखना बहुत पसंद है, लेकिन कभी लगा नहीं कि मुझे ऐसे स्पोर्ट में जिसमें चाइना, कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सब इतने स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं, इंडोनेशिया, कि हम स्पेशली गर्ल्स में, क्योंकि हमारे पास बॉयज़ में प्रकाश सर थे, गोपी सर थे, बट लड़कियों में कोई था नहीं जिन्होंने फर्स्ट राउंड भी क्रॉस किया हो, और कोई मेरे लिए इतना बड़ा सपना देख रहा है। तो ये मम्मी की बात हुई। फिर जब मैंने खेलना शुरू किया तो एक कोच था जिसको लगा कि मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत अच्छा हार्डवर्क कर रही हूँ। तो एट द एज ऑफ, जब मैंने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चैंपियन जीता होगा, 1 साल में उन्होंने मेरा नाम वर्ल्ड चैंपियन फीड कर दिया अपने फ़ोन में। तो ये थे मेरे कोच। और वो कोच ने भी कुछ बड़े लेवल पे नहीं खेला है, वो सिर्फ पटियाला से सीख के आए थे कोचिंग, कोई हाई लेवल पे नहीं खेले थे। और जस्ट सोचिए कि एक ऐसा कोच था जो बस नेशनल्स तक जानता था खेलना क्या होता है, और एक मेरी मम्मी, इन दोनों ने इतने बड़े सपने देख लिए जो मैं सोच भी नहीं सकती कि कभी पूरे हो सकते हैं। लेकिन आज जब मैं यहाँ पे साइना नेहवाल, मेरे को लोग जानते हैं, इतना प्राउड फील आता है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास ये टीम नहीं होती तो कैसे मैं एक बड़ी प्लेयर बनती। आपको पता होगा, इतने सेल्फ डाउट्स आते हैं आपको कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब आपके पास इतने अच्छे लोग होते हैं जिसके साथ आप हर एक नेगेटिव और पॉजिटिव बात कर सकते हैं, वो कभी आपको ये फील नहीं होने देंगे कि आप किसी लायक नहीं है बेसिकली। क्योंकि हर एक मैच हारने के बाद मैं जाती थी अपने कोच और मम्मी के पास, और वो बोलते थे यू प्लेड वेल। लेकिन मैं कभी उनको बोलती थी, मम्मी इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरे लेग्स में दर्द हो रहा है, फिजियो नहीं है मेरे पास। मुझे फर्स्ट फिजियो मिला एट द एज ऑफ 19। मैं ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पे खेल चुकी थी, ओलंपियन बन चुकी थी, मैं वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बन चुकी थी। तो सोचिए, मेरा डाइटिशियन कोई नहीं था, एक वही कोच था और मम्मी। और मैं जब भी उनको बोलती थी मम्मी टफ लग रहा है, बारी बारी चाइनीज़ प्लेयर्स, वही येलो शर्ट, वही रेड शर्ट देखने को मिल रहा है, तो मम्मी बोल रही है वो भी रॉबर्ट थोड़ा है, वो भी इंसान है, उनके भी स्किन है जैसे तुम्हारी है। और सेम मेरा कोच बोलता था। मुझे बिलीव नहीं हुआ कि दोनों के थॉट्स एक जैसे कैसे हो गए।
तो उन दोनों के थॉट जैसे सेम हुए, आई थिंक वो मुझ में भी वो क्वालिटी बनती गई। तो 9 साल की उम्र में मैंने खेलना शुरू किया, 10-11 साल में मैं ऑलरेडी सीनियर्स में चैंपियन बन गई, और 12 साल की उम्र में मैं इंटरनेशनल टीम में आ गई। तो ये मेरी जर्नी रही बिकॉज ऑफ द टीम। जो भी छोटी सी टीम थी वो टाइम पे, अगर इस टीम ने मुझे हाईएस्ट लेवल पे खेलने का सपना दिखाया, तो सोचिए आज के टाइम पे 8 साल के बच्चे के पास एक फिजियो है, 2 कोचेस हैं, 2 ट्रेनर्स हैं, 2 डाइटिशियंस हैं। तो आजकल तो लाइफ और इजी हो जाएगा आपको कुछ अचीव करने के लिए। तो मैं आप सबको ये बोलती हूँ, जैसे मुझे सुनने को मिला कि आप कुछ लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आप लोगों का सपना है बेस्ट करने का फील्ड में। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। अगर मैं कर सकती हूँ, मैं वर्ल्ड नंबर 1 बन सकती हूँ जस्ट विद द हेल्प ऑफ 2-3 पीपल उस टाइम जिसको इतना आइडिया भी नहीं है। अगर हम पूरा फोकस रखें, डिसिप्लिन रखें, हाँ थोड़ी डांट खाने को मिलती है तो चलेगा ना, उसके लिए आपको पोडियम पे खड़े होने का मौका मिल रहा है। थोड़ी गाली खा लो, थोड़ी डांट खा लो। काफ़ी बार मुझे सुनने को मिलता है आजकल, थोड़े बहुत अपने बच्चों को डांट मार देते हैं। मेरी नीस खुद ऐसी है, अगर मेरी बहन उसको डांट मार देती है तो वो बोलती है मम्मी क्या कर रही हो। मेरी उतनी हिम्मत नहीं होती थी बोलने के लिए मम्मी क्या कर रही हो, लेकिन मैं सोचती थी कि वो क्यों मुझे गुस्सा कर रही हैं, क्यों मुझे डांट लगा रही है। शायद ये मेरे बेटर के लिए है। और मेरे कलीग्स के सामने जानबूझ के डांट मारती थी मुझे, ताकि मुझे और बुरा फील हो। और मुझे एक बार मैंने ठान लिया कि मैं इन सबको करके दिखाऊंगी, अचीव करके दिखाऊंगी। तो आज वो मुझे बोलते हैं काश हमारी मम्मी ने भी एक वो थप्पड़ मार दिया होता हार मैच से निकलने के बाद। मैंने कहा सबको ऐसा नहीं मिलता लकी चीज़, मेरे को मिली वो, और मैंने कुछ करके दिखाया। लेकिन हाँ, हार्ड वर्क तो बहुत ज़रूरी है। मैं कोई टैलेंटेड पर्सन नहीं हूँ, मैंने बहुत मेहनत किया अचीव करने के लिए। लेकिन अगर टीम नहीं होती मेरे पास तो शायद ये अचीवमेंट भी मेरे को कभी नहीं मिलता। सो इट्स ऑल टीम वर्क। Great message, guys. Now you can imagine you have got all the uplines, AVPs, VPs, VCs, Chief, Tatoshri, Japadas, everybody is there with you. What else you want? Your family is there to support. So Saina, my next question is just connected with your reply, that how does the role of being disciplined for trainings and learnings help you in achieving an Olympic medal? So मतलब मेरा कहने का है कि डिसिप्लिन का क्या रोल है। ट्रेनिंग तो आप करते ही होंगे और सीख भी रहे होंगे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, छुट्टियां भी आप ले ही रहे होंगे अपना, आराम से सब कुछ हो रहा होगा लाइफ में, नहीं? वो क्या था मतलब खेलने के टाइम पे मैंने कभी, मतलब ले सकते हैं लोग अगर उनको खेलना पॉसिबल है, मैंने आज तक नहीं देखा कि छुट्टी। तो वी वांट यू टू शेयर अबाउट दिस, प्लीज शेयर। मुझे लगता है मैंने फर्स्ट दिवाली बनाई होगी 2021 में जब कोविड आया। 99 में मैंने खेलना शुरू किया था। पहली छुट्टी मैंने करी होगी 2020 में। मैं ये नहीं बोलती कि हम नहीं करते उसको, लेकिन जैसे आपको पता है हमारा शेड्यूल पूरे साल ऑलमोस्ट 20 टूर्नामेंट रहते हैं इंटरनेशनली, और उसके बीच में हमको 2-2, 3-3 हफ्ते मिलते हैं ट्रेनिंग के लिए। और अगर हमने 3 दिन की ऑफ ले लिया तो इट इज इक्वल टू 1 वीक ऑफ। अगर हमने 1 हफ्ते का ले लिया तो इट इज इक्वल टू 2 वीक्स ऑफ। और आपको इतना स्ट्रेस है आपके दिमाग में, 4 साल में एक बार ओलंपिक्स आता है, और आपको इतना पता है कि आपको एक रैंकिंग के अंदर रहना है। और अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे अपनी फिटनेस थ्रू आउट द ईयर, कहीं ना कहीं फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड हार गए या फिर से क्वार्टर्स हार गए, रैंकिंग उस लेवल पे नहीं है, तो आप ओलंपिक में सेलेक्ट नहीं होंगे, एशियन गेम्स में सेलेक्ट नहीं होंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स में सेलेक्ट नहीं होंगे, या टॉप 10 में नहीं आएंगे, तो ड्रॉ अच्छा नहीं आएगा। तो कहाँ से आप सोच सकते हैं कि वो एक छुट्टी जो आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए सुनने का मिल रहा है कि वो संडे को भी 8-8 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि वो ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत सके। माइकल फेल्प्स तो पता होगा आपको, जिन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते 2008 में। उन्होंने बोला था कि मैं ट्राई करता हूं कि मैं संडे को भी पुश करूं ताकि मैं अपने अपोनेंट से बेटर हो सकूं। मैं ये नहीं बोलती कि सबको वो करना चाहिए, शायद उसकी बॉडी को वो अच्छा लगता हो, वो रिकवर कर पाता हो। कुछ बॉडी थोड़ी डेलिकेट होती हैं, उनको रेस्ट चाहिए होता है, 1 दिन का रेस्ट, ताकि वो रिकवर हो सके। कुछ लोग इतने टैलेंटेड होते हैं कि वो 1-2 दिन का छुट्टी भी ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो स्ट्रोक्स हैं, वो टैलेंट है, जिनको नेचुरली भगवान ने थोड़ा बहुत गिफ्ट दिया है कि वो
गेम को बहुत सुंदर दिखा सके। कुछ मेरे जैसे भाग दौड़ करते हैं जिनको इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं 2 दिन का रेस्ट लूँ, तो मेरे कोच बोलते हैं कि 2 दिन का अब टूर्नामेंट में कैसे कर पाओगे, उसकी वजह से कभी कभी हमें एक टूर्नामेंट छोड़ना पड़ता है। तो जैसे एक टैलेंटेड प्लेयर को 100 स्ट्रोक में वो सीख जाता है, मुझे वो 1000 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसी चीज़ की, ताकि मैं उसमें परफेक्ट बन सकूं। तो ये मैं बता रही थी कि छुट्टी इज़ नॉट दैट कि हमें नहीं लेनी चाहिए, ज़रूर लेनी चाहिए अगर आपने मेहनत करी है, लेकिन अगर आपका सपना है बेस्ट बनने का, वर्ल्ड नंबर 1 बनने का, 2, 3, 4 ठीक है, उसके लिए इट्स फाइन। अगर आपको बस ठीक है मेरा लेवल है, मैं टॉप 10 में आ जाऊंगा, ठीक है। बट अगर आपको बेस्ट बनना है तो उसके लिए आपको पागल बनना पड़ेगा। अगर आप क्रिस्टियानो को देखेंगे, मेसी को देखेंगे, उनके इंटरव्यूज़ को देखेंगे, वो बोलते थे मैं अपने थैंक यू मैं अपने जो कलीग्स के साथ खेलता तो हूँ, लेकिन मैं आई मेक श्योर कि मैं 4 बजे जाके एक्स्ट्रा 2 घंटा प्रैक्टिस और करूँ, क्योंकि मुझे अपने कलीग से बेटर होना है। तो ये सब तो आई एम श्योर आप सब लोग यहाँ पे हैं आज, आपको पता है मेहनत क्या क्या रंग लाती है। टैलेंटेड पर्सन है तो उसको शायद 70% पुश करना हो, जो टैलेंटेड नहीं है उसको 100 से भी ऊपर पुश करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ आई थिंक भगवान ने भी ये कहा है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड। तो ये फिर से आपकी टीम से ही आता है, क्योंकि कभी कभी आप डीमोटिवेटेड भी हो जाते हैं, आपको लगता है आज रिजल्ट अच्छा नहीं आया, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं, या कर पाऊंगी या नहीं। तो आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने हस्बैंड से बात कीजिए, अपने फ्रेंड से बात कीजिए, थोड़ा गुस्सा आए तो उन पे निकाल भी दीजिए, ताकि आप लाइट फील करें। चलता है, आजकल सब फ़ोन पे लगे रहते हैं, आई डोंट नो उसमें क्या गुस्सा निकाल सकते हैं या क्या हंसी निकाल सकते हैं, मैं भी उनमें से एक ही हूँ। लेकिन जब मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस करती हूँ या अपने भाई बहन से डिस्कस करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैंने कुछ अपने अंदर से निकाला है और उनको बताया है, तो मुझे उसका सोल्यूशन मिला है। मैंने अपने कोच को बताया है, कोच हंसेगा, ऑब्वियसली जो हमारी तकलीफ़ें होती हैं वो थोड़ी सी ऐसी लगती है, उटपटांग सी होती है कि हंसी आती है, हमें खुद के हमें पूछना चाहिए ये नहीं, लेकिन पूछो तो सही है एक बार हंसी आएगी, 2 बार हंसी आएगी, लेकिन तीसरे बार आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसका। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपने जो एक टीम बनाई है उनको मेंटेन रखिए, मेहनत कीजिए, छुट्टी ले सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंट लगता है कि मैं कम बैक कर लूँगा तीसरे दिन में, तो ज़रूर 2-3 दिन की छुट्टी ले सकते हैं आप। लेकिन हाँ, बट एक चीज़, अगर आपको बेस्ट होना है तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, और हमारे फील्ड में तो हर एक चीज़ को कंट्रोल करना पड़ता है, छुट्टी हो, खाना हो, रेस्ट हो, जो भी है बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन आपका फील्ड में आपको ऑब्वियसली ऑफिस रोज़ जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, माइंड एक्टिव रखना पड़ता है, तो अगर बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी तो माइंड भी एक्टिव कम ही रहता है। तो मैं एज ए प्लेयर यही बोल सकती हूँ कि फिटनेस पे भी ज़रूर ध्यान दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी कहेगी मुझे काम कर रहे हैं। So I'm just connecting the next question to the previous one, Saina. हमारे बिजनेस में एक टर्मिनोलॉजी है, कोच ए एंड कोच बी। ओके, तो कोच ए क्या होता है, जो बहुत प्यार से काम कराता है, बेटा थक गए हो सो जाओ, आज नहीं आना है अगले हफ्ते मिलेंगे, है ना, और नहीं जीते तो कोई बात नहीं, जिंदगी पड़ी है, वो कोच ए होता है। कोच बी क्या होता है, बेस्ट बनना है, अभी करना है, वो नाक भी रगड़वा देगा ज़मीन में, आप बोलोगे थक गए हैं, बोलेगा अभी और खेलना है, आप बोलोगे घुटना टूट गया है, वो बोलेगा कोई बात नहीं, नी कैप बांधो और खेलो, वो सुनेगा ही नहीं आपकी बात। सो व्हाट काइंड ऑफ कोच डिड यू हैव एंड हाउ डिड इट हेल्प यू टू शेप योर सक्सेस टू द रोड फॉर द ओलंपिक्स? आप क्या था आपकी लाइफ में? मुझे लगता है कोच ए का तो हमारी डिक्शनरी में है नहीं कुछ, कोच बी ही मिला है मुझे चाइल्डहुड से जो भी है। ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ, हमारे तो मुझे स्पोर्ट्स में कोई कोच ए दिखता ही नहीं है। चाइना वाले तो और भी पागल हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये है क्या। इनिशियली तो जब मैंने खेलना शुरू किया था, जब मैं टूर्नामेंट्स गई थी नहीं मुझे लगता था ये लोग 5 बजे आके ट्रेनिंग कर रहे हैं, फर्स्ट राउंड में हार के, और फिर नेक्स्ट टूर्नामेंट में भी 6 बजे आके सुबह ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनका कोच उनको पनिशमेंट दे रहा है, जल्दी जाके इमीडिएटली मैच हारा तो आप जाके 1 घंटा रनिंग करो, स्प्रिंट मारो, और मुझे नहीं पता था उसका आउटकम क्या होता है। क्यों बोल रहा है कोच ऐसा कि आप मैच हारने के बाद थोड़ा सा उसको रेस्ट करवा दो, वो अपने मैच की गलती के बारे में बोलेगा या कुछ ऐसा।
ऐसा कुछ नहीं है। वो इमीडिएटली बोल तूने मिस्टेक करी है, 1 घंटा जाके रनिंग करो, या इमीडिएटली जो मैच में गलती हुई है उसकी प्रैक्टिस करवाता है उसको कोर्ट पे। ऐसे होते चाइना के और जापान के कोचेस, जहाँ पे आपको लगता है ये हो क्या रहा है, और हमने कभी सीखा नहीं था, मतलब उतने लेवल पे कभी खेला नहीं है, मेरा फर्स्ट टाइम है। और जब आपको पता होगा बैडमिंटन भी थोड़ा सा पॉपुलर हुआ 2009-10 के आसपास, जब मैंने 3 सुपर सीरीज जीते, ओलंपिक्स में थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, क्वार्टर फाइनल्स में खेली, जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनी, तब तक हमें एक्चुअली पता नहीं था कि चाइना वाले करते क्या है इतना स्ट्रांग होने के लिए। बट उनका तो बी से भी ऊपर है, शायद बी भी कम है उनके लिए। दे आर सो स्ट्रिक्ट विद देम कि उनको रिजल्ट लाना ही लाना है। एंड आई नो इट्स लाइक समटाइम्स वी फील कि ये बहुत हार्श है, बहुत टफ है, लेकिन है ना वो लोग बेस्ट। फ्रॉम सो मेनी ईयर्स दे हैव बीन परफॉर्मिंग वेल इन द ओलंपिक्स, ओलंपिक गोल्ड, वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड, सब गोल्ड है उनके पास। कोई सिल्वर दिखता भी बहुत हार्डली दिखेगा आपको सिल्वर उनके पास। तो हार्श है लेकिन उनके पास सब कुछ है। आई नो इट्स नॉट ईजी टू डाइजेस्ट समटाइम्स, लगता है कि बहुत ही छोटे बच्चे को इतना वो कर रहे हैं, बट एक दिन जब उसने सब अचीव कर लिया है तो मैंने खुद देखा है कि वो बच्चे थैंक यू बोलते हैं अपने कोचेस को, अपने फिजियोस को, ट्रेनर्स को, कि उन्होंने हमें इतना स्ट्रांग बनाया। थोड़ा बहुत गुस्सा करके, थोड़ा बहुत मार पीट दिया होगा, हमारे सामने भी देखा है हमने, लेकिन जब वो चैंपियन बन जाते हैं तो उनके साथ रो के उनको हग करते हैं कि आपने मुझे गोल्ड मेडल के लायक बनाया। तो 20 है अगर जी, अगर 20 है, अगर थोड़े कुछ बच्चों का भला होता है तो बी ही सही। और ए से अगर किसी का भी हो सकता है तो मुझे बता दीजिए, ऐसे कोई कोच हो जो आपको प्यार से रखे, अरे बच्चे अच्छा कर ले, ऐसा तो मैंने देखा नहीं है। अगर मुझे पता चल गया कोई तो मैं आपको ट्रीट दूंगी भाई, बहुत डिफिकल्ट है ऐसा तो। Thank you, Saina. So my next question. So you have seen so much of success. आपने बहुत सारे मैच भी जीते होंगे obviously, जब you playing from the age of your 9, so 9-10 के बाद आपने बहुत सारे मैचेस जीते होंगे और छोटे लेवल मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे छोटे टूर्नामेंट्स होते होंगे, वहाँ भी आपने जीते होंगे। तो तब आपकी तो एज बहुत कम थी, बच्चे, आपने कहा कि मुझे तो रियलाइजेशन ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। और अभी आपको सब समझते हैं आप कि क्या है लाइफ, व्हाट इज लाइफ। आज भी क्या मैच हारने के बाद लगता है छोड़ दो बैडमिंटन, ऐसा लगता है छोड़ देते हैं यार अब नहीं हो रहा? आई थिंक एज प्लेयर्स जब मैंने पहला मैच भी खेला होगा ना 99 में, स्टेट चैंपियनशिप्स या नेशनल चैंपियनशिप अंडर 10 का खेला होगा, उस टाइम पे मुझे लगता था मैं क्यों खेलना छोड़ूं, क्योंकि मुझे डर लगता था मम्मी क्या बोलेगी, नेक्स्ट टाइम मेरा कोच क्या बोलेगा, तूने अच्छा नहीं खेला या तू हार गई है। उस टाइम पे ये रीज़न था कि मैं नहीं खेलना चाह रही थी। लेकिन पता नहीं एक क्वालिटी था मुझ में जो मैं चाहती हूँ, बारी बारी जितने भी मोटिवेशनल टॉक्स मैं करती हूँ, जाती हूँ, बच्चों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके पीछे कुछ लोग पड़े हैं बेस्ट करने के लिए, कि आपसे वो बेस्ट निकलवा सकें, तो इसका मतलब है आप में कुछ क्वालिटी है, आप वो लायक बन सकते हैं। ये मुझे अब समझ में आ रहा है इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद। वो टाइम पे तो क्यों नहीं, मैं एवरीडे बोलती थी, मम्मी से पूछो या मेरे कोच से पूछो, तुझे खेलना छोड़ना है, ठीक है छोड़। फिर 1 घंटे के बाद मैं मिस कर रही हूँ, मुझे खेलना है, वापस मुझे जाना है। मैं अपना जिम करती थी, मैं अपना ट्रेनिंग करने जाती थी, अपने कोच से पूछती थी किधर हुई मेरी गलती, मम्मी ने घर पे नेट लगा रखा है, ड्रिबल करो, ये करो, भागो, स्टार्ट करो। कोई छोड़ने का मतलब मौका दिया नहीं है कि मैं बैठ के सोच सकूं कि मैं इसको छोड़ूं। लेकिन हाँ, इतने मैचेस हारने के बाद मैं इधर बोलती हूँ, मैंने 450 मैच खेले होंगे अपने करियर में और 24 इंटरनेशनल टाइटल्स जीते हैं। और उन 450 में कितने क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स, फाइनल्स हारे होंगे, कितने बार मैं रूम में आके सोची मैं वेस्ट हूँ। बेसिकली व्हाट आई कैन से, अपने आप को वेस्ट बोल दिया है मैंने, मैं किसी लायक नहीं हूँ। ऐसे गंदे वर्ड्स निकलते थे मुंह से। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 30-40 मिनट्स में अपने आप से बात करती थी कि जो बचपन से मैंने मेहनत करी और बिलीव रखा कि मैं बेस्ट हूँ, उसी की वजह से मैं आज इन चाइनीज़ को हरा सकी हूँ, इंडोनेशियंस को हरा सकी हूँ, पहली प्लेयर बन। मेरे नाम पे इतने सारे फर्स्ट आपने सुने होंगे,
जस्ट बिकॉज मैंने अगर गिव अप के बारे में अगर सीरियसली सोचा होता तो क्या मैं ये लेवल पे पहुंच पाती? मैं फ्रैंकली बोलती हूँ, ना मैंने पैसे के बारे में सोचा, ना मैंने किसी चीज़ के बारे में सोचा। आज मैं मम्मी से पूछती हूँ मुझे टेनिस में क्यों नहीं डाला? टेनिस में देखिए क्या प्राइज मनी है, कितना अच्छा है, शायद मैं उसमें भी मेहनत करके अच्छा कर लेती। लेकिन बैडमिंटन में मेरी किस्मत थी कि मैं उधर जाऊं और कुछ अच्छा करूं। मैंने वो बिलीव रखा कि मैं मम्मी पापा को स्पोर्ट्स पसंद है तो मैं कुछ उनको अच्छा करके दिखाऊं। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, जो पहला 500 रुपये मिला मुझे स्टेट चैंपियनशिप जीत के, मैं जाके पापा को बोल रही हूँ ये क्या है, क्यों मिला है मुझे? दे आर सेइंग कि ये आपका प्राइज मनी है टूर्नामेंट जीतने का। फिर मुझे लगा अच्छा है, अब और मेहनत करनी है। पैसा तो इम्पोर्टेंट है भाई, कुछ भी हो पैसा तो इम्पोर्टेंट है। कितना भी मैं बोलूं कि हमने मेहनत करी है, लेकिन सब मेहनत करेंगे पैसे के लिए फॉर श्योर, और जो नहीं कर रहा है वो झूठ बोल रहा होगा। और ये मुझे ऑब्वियसली एक पार्ट ऑफ लाइफ है फॉर श्योर, लेकिन जो मेहनत है वो दिल से आती थी कि मुझे मेरी कंट्री को प्राउड करना है, मेरे पेरेंट्स को प्राउड करना है। एक लिमिट तक आपको घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, बट वो आपको ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगा। थोड़े दिन के बाद आपको लगेगा यार जो मैंने सोचा था वो मुझे मिल तो गया, लेकिन किस वजह से मिला है। अगर वो डाउन जा रहा है तो आपको वो टॉर्चर भी करेगा, वो इतना टॉर्चर करेगा कि आप सो भी नहीं सकते हैं। फिर वो गाड़ी और वो घर आपको लगेगा ये किस लिए है। फाइनली आपको लगेगा कि मुझे कोर्ट पे जाने से खुशी मिल रही है, मुझे जिम पे जाने से खुशी मिल रही है। वो डिसिप्लिन जो आप ऑब्वियसली एज ए स्पोर्ट्स पर्सन एवरी डे सुबह शाम खेल के मुझे वो आया कि मैं उसको कंटिन्यू रखूं, तो एक दिन भी घर पे बैठ के उसको एंजॉय करने का टाइम नहीं मिला है मुझे। लेकिन हाँ, दिस इज रियलिटी कि हम उसके पीछे ज़रूर, उसका सपना ज़रूर होना चाहिए कि मेरा भी एक घर हो। पापा के साथ स्कूटर में जाती थी मैं, फर्स्ट कार पापा ने मारुति ली है। कभी मैंने बिलीव नहीं किया कि मुझे कुछ फ्यूचर में मिल सकता है बैडमिंटन से, लेकिन जब मैं 9-10 साल की थी एक सपना था कि यार एक स्पोर्ट्स कार होनी चाहिए, एक घर होना चाहिए। बट वो रियलिटी बना ना, मेरे को ना कोई रोल मॉडल था मेरा, लेकिन मैंने उसको रियलिटी करके दिखाया। तो हम सब में वो शक्ति है कि हम वो कर सकते हैं। ना एक क्वेश्चन और है, आपने बोला कि ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो कि सपोर्ट करेंगे, पुश करेंगे, हेल्प करेंगे, वो चाहते हैं कि आप जीतो इसलिए और मेहनत करो। तो ऑब्वियसली आपके करियर में ऐसे लोग भी मिले होंगे जो चाहते होंगे कि आप हारो जी, आप गिरो, कुछ ना कुछ बदमाशी भी करी होगी लोगों ने कि आपका मैच आप हार जाओ, मैच में क्वालिफाई ना कर पाओ, पहुंच ना पाओ। उनके साथ क्या किया आपने? उनसे कोई बदला लिया कि क्या किया आपने उनके साथ कि उनको छोड़ दिया? लकीली मैं जवाब कैसे दिया उनको आपने? जवाब रैकेट से दिया है, रैकेट से दिया? रैकेट से दिया है, अपने परफॉर्मेंसेस से दिया है। फ्रैंकली मैं क्वेश्चन आप सबसे भी पूछूंगी, कितने लोग हैं आपके साथ जब आप सक्सेसफुल हैं? 1-2 मैक्सिमम। आपके पेरेंट्स, आपका हस्बैंड वाइफ, आपकी फैमिली, कितने लोग हैं जिसको आप वो शेयर कर सकते हैं आपकी खुशी? सबसे नहीं कर पाएंगे आप। मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब मैं मम्मी से एक्सपीरियंस वो करती हूँ, पापा से करती हूँ या अपनी बहन से करती हूँ, उनके फेस पे मैं वो खुशी देख सकती हूँ कि वो सुनना चाहते हैं जो मैं बोल रही हूँ। कितने लोग से बोल सकते हैं आप? जो आपके साथ बचपन से थे वो ही आपके सक्सेस में, या आप हार रहे हैं या जीत रहे हैं, वो कुछ केयर नहीं करेंगे, बस आपकी तरक्की से खुश रहेंगे। और अगर आपने ट्राई भी किया तो आपके साथ पॉजिटिव रहेंगे। बट अगर आपको लगता है कि कुछ लोग आपके सक्सेस के साथ हैं, वो तो आपको पता भी चल जाएगा। आज है, 2-3 दिन के बाद जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो नहीं होंगे। इंजरीज होगी तो वो आपको बोलेंगे अब तो किसी लायक नहीं है ये। मतलब एक बार इंजरी होगी तो एक्चुअली हमारे कंट्री में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक बार इंजरी होगी तो शायद कमबैक बहुत टफ है। बट आप यूरोपियंस को देखिए, यूएस प्लेयर्स को देखिए, बड़ी से बड़ी इंजरी हो जाती है तो 5-6 महीने में कमबैक करके टूर्नामेंट्स भी जीत जाते हैं। वो एटीट्यूड अभी तक हमारे कंट्री में इतना नहीं है, तो वो सोच के भी आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि 50 लोग बोल रहे हैं कि एक इंजरी होगी तो आप तो किसी लायक नहीं है प्लेयर। और फिर आपको कौन हेल्प करता है? आपके पेरेंट्स हेल्प करते हैं। आपको लगता है कि शायद कमबैक होगा ही नहीं, एक्चुअली वो 50 लोगों की वजह से आपको लगने लगता है कि आप उस लायक है ही नहीं। तब आते हैं आपके पेरेंट्स, आपके कोच, वो बोलते हैं कि मुझे जिम करना है, तुम मेरे साथ आओगी तो आ जाओ। सोचिए 60 साल के
पेरेंट्स 65 इयर्स के बोल रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि हम जिम जाएंगे, हेल्दी रहेंगे, तुझे आना है तो आ। उनके पुश से मुझे मज़ा आया और मैंने कहा चलो मम्मी मैं भी चलती हूँ। थोड़ा बहुत लंगड़ा रही थी क्योंकि मेरा नी ऑपरेशन हुआ था और 4 महीने लगते थे वापस आने के लिए, लेकिन मैंने उनकी बात सुनी। मैंने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट किया, 1-2 हफ्ते के बाद मैंने रनिंग स्टार्ट करी और 4 महीने वो सब सुनने के बाद जो लोग मेरे साथ हैं जो नहीं हैं सब पता चल गया मुझे। लेकिन 4 महीने के बाद मैंने इन्हीं 3 लोगों की वजह से फिर से मलेशिया ओपन जीता, फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीता। वैसे मैं अगर बोलूं तो आप ही अपने आप के लिए बेस्ट हैं और कोई आपको रिक्वायर्ड नहीं है। आप अपने से आपसे बात करो, अपने आप पे थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ। आपको ये लगेगा नहीं वो मेरे लिए कर ले, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। मैंने नहीं देखा कोई किसी के लिए कुछ करेगा। अपने आप के लिए आप ही ठीक करोगे अपने आप को और आप ही बिगाड़ोगे अपने आप को। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जहां से शुरू होगी वो है अपने आप पे रखो कि मेरी वजह से हुआ है। मेरे कोच ने, मेरी मम्मी ने, सबने बोला होगा, वो बात में आपको पता चलेगा कि हाँ उन्होंने बोला था, लेकिन स्टार्ट गलती हुई है इधर से। तो अपने आप को आप अगर पुश करेंगे तो आप कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और अगर लगेगा उन्होंने तो बोला ही नहीं तो फिर मैंने करा ही नहीं, ये थोड़ी ना रीज़न होता है। दिस इज़ नॉट द रीज़न। अपने आप को अगर बोलेंगे आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई कैन अचीव इट, तो आपको ये टीम भी एक्चुअली नहीं चाहिए। बट हाँ, कभी कभी इतना टेंशन में आ जाता है इंसान, इतना डिफिकल्ट टाइम होता है, यू नीड समवन। और जो उस टाइम पे व्यक्ति आपके पास आके बोलता है साइना क्या हुआ, और जो आपसे डिस्कस करने के लिए रेडी होता है, वो ही बेस्ट है। उसको हमेशा याद रखो और हमेशा उसका साथ दो। Guys, you have got your uplines. She has got her coach, her family. What a coincidence, huh? Saina, you mentioned about injuries. So what was the biggest challenge in your career? Your injuries or cricket? मुझे बहुत प्यार मिला है मेरी परफॉर्मेंसेस से, तो किसी स्पोर्ट को मैं यहाँ पे नहीं लाऊंगी। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन एक प्लेयर का होता है इंजरीज। इंजरीज से दिल टूट भी जाता है, लेकिन इंजरीज ही आपको स्ट्रांग भी बनाती हैं। मैंने इतना कुछ स्ट्रगल करके, फाइट करके, जब मैंने रास्ता खोला कि हम बैडमिंटन जैसे गेम में बेस्ट कर सकते हैं, और आज बैडमिंटन इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट आफ्टर क्रिकेट, इज बिकॉज ऑफ अस। हमारी अच्छी क्वालिटीज़ तो सबको दिख जाती हैं। अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूँ इजीली, तो आप देख लिए इंस्टा में काफ़ी लोग होंगे यहाँ पे, कोई भी प्लेयर हो जो अच्छा कर रहा है। अभी ओलंपिक्स में आप देखेंगे लक्ष्य सेन ने भी अच्छा किया था, 4th प्लेस आया उसको। उसने कितनी मेहनत करी होगी ओलंपिक्स तक पहुँचने के लिए, लेकिन कमेंट्स देख के वो हमें बोलता है दीदी मैंने ऐसे क्या गलत कर दिया कि ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। तो लोग भी सोचते हैं ये जीत क्यों नहीं रहा है, लेकिन उसकी जो 10 साल की मेहनत है जिसमें वो ओलंपिक्स खेला है, बेचारा मैच पॉइंट या गेम पॉइंट रख के हार गया है, तो कोई किसी को नहीं दिखता है वो क्यों हार गए हो। लेकिन उसकी इतने साल की मेहनत के वो टॉप 16 में रहा है और वो ओलंपिक खेल रहा है। वो है ही 10 लोग हमारी कंट्री में जो इतना कर रहे हैं स्पोर्ट्स को। मतलब बैडमिंटन में है ही मतलब 20-30 लोग जो अच्छा कर रहे हैं, और हमारी कितनी पॉपुलेशन है हमारी, हम सब में टैलेंट है, और हम है क्यों 20-30 लोग, मुझे ये समझ में नहीं आता है। क्रिकेट इज़ अ लव स्पोर्ट, बॉलीवुड इज़ लव्ड बाय एवरीवन फॉर श्योर, लेकिन दूसरे स्पोर्ट में हम लैक कर रहे हैं, और ये रियलिटी है। और हमें उन्हीं को ही मॉक करने में, उन्हीं को ही डाउन करने में मज़ा ज़रूर आता है हमें। लेकिन एक बार अगर हम सोचें कितनी मेहनत करके हमें 10-15 लोग ये मिल रहे हैं जो इतनी चीज़ों को फेस करके आगे आ रहे हैं, और उनको हमें और सपोर्ट करना चाहिए। आई नो, आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट ईजी। जैसे मैंने उस टाइम पे ऑब्वियसली कोई रोल मॉडल नहीं था कि मैं जिसको बोल सकूं कि हाँ हमारे पास ऑल इंग्लैंड चैंपियन है, ओलंपिक चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है। लेकिन आज हमारे पास प्लेयर्स हैं जो बोल सकते हैं कि हमारे पास वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक चैंपियन है, नीरज चोपड़ा है जो जैवलिन थ्रो में अच्छा कर रहे हैं, मैरी कॉम है, सानिया मिर्जा हैं। इतने सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास कि जितने बच्चे भी उनको देख के ऊपर आ रहे हैं वो बहुत कम है। तो ऑब्वियसली हम किसी स्पोर्ट को यहाँ पे दुश्मन नहीं बना रहे हैं। वो ऑब्वियसली इतने साल से अच्छा कर रहा है, इतना उनके एसोसिएशन ने इतना अच्छा कर रखा है उनके लिए कि वो
क्रिकेट को एज ए प्रोफेशन देख सकते हैं कि हमें इसमें एक सिक्योरिटी है, हमें एक जॉब मिल सकता है, हम अपने गेम पे पूरा ध्यान दे सकते हैं। लेकिन दूसरे स्पोर्ट में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। बैडमिंटन में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। आपको जब तक टॉप 25 में नहीं आते हैं, आपको कोई जॉब नहीं है, आपको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, अपने आप पैसे लगा के आपको टूर्नामेंट खेलने पड़ते हैं अगर आप टॉप 25 में नहीं हैं। नेशनल चैंपियन है तभी जाके आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है। ग्रास रूट लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं है। मंथली आपका इतना खर्चा होता है, पेरेंट्स सोचते हैं कहाँ से मैं रैकेट, शूज़, शटल बैरल्स ये सब चीज़ें लेके आऊँ। इतना डिफ़िकल्ट टाइम एक पेरेंट देखता है बच्चे के लिए, क्योंकि 8-9 साल में आपको क्या पता है। मुझे क्या पता था, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे पापा ने अपने भाई से बैंक से लोन लेके हमें ट्रेन से फ्लाइट में जाने को बोला, क्योंकि ट्रेन में टायर्ड हो जाते हैं तो शायद फ्लाइट में जाके अच्छा खेल लेगी। उन्होंने ये सब मेरे लिए सोचा। मुझे तो कुछ भी चलता था, बट नींद में कभी ऑटो में मैं रैकेट भूल जाती थी, कभी मैं अपने शटल बैरल खो देती थी। तो जो मुझे मार पीटती थी ना उनसे, मुझे आज समझ में आता है कि वो कहाँ से थोड़ा पैसे लेके आके मेरे लिए रैकेट खरीदते थे, शूज़ खरीदते थे। तो जो मैंने एक लेवल अचीव किया है, हम बहुत कम हैं जिन्होंने वो अचीव किया है। तो कोई दुश्मन नहीं है किसी का। लेकिन एक चीज़ है कि जब हमारी कंट्री में स्पोर्ट्स पर्सन अभी भी कम है, मैं चाहती हूँ कि और आए और एकेडमीज़ खुले। किसी स्पोर्ट्स से कंपटीशन नहीं है, बट एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हम अगर ये स्पोर्ट खेल रहे हैं तो शायद इसमें मेरा कुछ फ्यूचर हो। ऐसे लीग्स आ जाए, और जैसे कबड्डी लीग है, क्रिकेट लीग है, वुमेन्स क्रिकेट लीग है, कितना अच्छा कर रहे हैं वो। प्लेयर्स को भी लगता है कि हमारा कुछ फ्यूचर है इसमें। बट दूसरे स्पोर्ट में अभी तक इतना मैंने देखा नहीं है कि अभी इतने लीग्स। बैडमिंटन में स्टार्ट हुआ था लेकिन बीच में वो फिर रुक गया। तो डिफ़िकल्ट हो, हर एक स्पोर्ट डिफ़िकल्ट है। हम चैलेंजेस, पूरे चैलेंजेस को अपना के आगे आते हैं। तो बस एक ही इच्छा होती है कि हम अपने कंट्री के लिए बेस्ट करें, अपने लिए ऑब्वियसली अपने लिए बेस्ट करें, अपने पेरेंट्स के लिए बेस्ट करें। लेकिन कभी कभी ऑब्वियसली दुख होता है कि जो 10 लोग हैं उन्हीं को अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो वो भी नहीं आएंगे फ्यूचर में। उनके लिए भी हमें रास्ता खोलना चाहिए। एंड बाकी तो ऑब्वियसली हम बेस्ट कर रहे हैं हर एक स्पोर्ट में। इस बार देख लीजिए आप, 6-7 मेडल तो आते ही हैं हमें ओलंपिक्स में। एंड आई होप फ्यूचर में हम चाइना, कोरिया सबको कंपटीशन दें और 100 मेडल लेके आए, यू नो। साइना, आपने अभी जिक्र किया कि शटल नहीं होती थी, कभी रैकेट टूट जाता था, कभी किट नहीं होगी, कभी ट्रैवल करने के पैसे इधर से उधर से अरेंज कर रहे हैं। तो ये जो हमारे साथ सब बैठे हैं, वी कॉल देम वॉरियर्स, इसमें से ये बहुत सारे लोग लोन लेके यहाँ पे आए। कोई उधार लेके आया, कोई क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके आया। इनफैक्ट जब मैं और शिप्रा पहली बार आए थे तो हम भी क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके आए थे किसी और का। कार्ड तो तब होता ही नहीं था। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इज इट वर्थ फॉर देम, ये लोन लेके आए यहाँ पे कुछ सीखने के लिए, क्या ये लोन लेना, उधार लेना, ये वर्थ है? मुझे लगता है कि ये आप अपने आप से पूछिए कि आपको करना क्या है। आपने जो ये बड़ा डिसीजन लिया है, इतना पैसा खर्च करके इतना दूर आए हैं। मुझे पता है एज ए प्लेयर जब आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं होती है, आप टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो अपना पैसा लगाते हैं, और साल में जैसे मैंने बताया 17 से 20 टूर्नामेंट होते हैं। तो अपने खुद का खर्चा आपको 30-40 लाख तक आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको फिजियो लेके जाना है, ट्रेनर लेके जाना है, कोच लेके जाना है। कितने साल तक आप अपने आप को फंडिंग कर सकते हैं? अगर मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो क्या आप करेंगे वो? तो आपको अगर करना है वो, तो आप एक जरूर अपने आप से बात करेंगे कि या तो मैं डू और डाई सिचुएशन में रहूं, इतनी मेहनत करूं कि मैं पहले 2 टूर्नामेंट्स में, चलो 5 टूर्नामेंट्स में प्रूव करके दिखाऊं कि मैं किस लेवल का प्लेयर हूं। चांस बहुत कम मिलते हैं लाइफ में। आई डोंट थिंक कि आपको इतने मौके मिलेंगे कि आप बारी बारी अपने आप को प्रूव करें। थोड़ा हार्श भी होना पड़ता है अपने आप पे। इट्स नॉट दैट कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस किया है मैंने कि अगर मुझे बेस्ट बनना होता तो मुझे रिजल्ट जल्दी चाहिए। टाइम कम है आपके पास। ऐसा लगता है चलो बहुत टाइम है, कर लेंगे। टाइम नहीं है बेसिकली। आपको अपने कोच को दिखाना है, फिजियो को दिखाना है, ट्रेनर्स को दिखाना है कि आपके पीछे वो दिन रात पड़े हुए हैं, तो आपको रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे। धीरे धीरे आप अपने आप का फंडिंग कर रहे हैं तो आपको कोई फंड करने वाला होगा कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं उस फील्ड में। नहीं तो कुछ लोग ऑब्वियसली मेरे साथ जो प्लेयर्स थे, मेरे कलीग्स थे, या जो अब आजकल की अपकमिंग जनरेशन है, परफॉर्मेंस एकदम नहीं आती है। 9 साल की उम्र में आपने खेलना शुरू किया है, पहला टाइटल मुझे 14-15 साल में आया है। आई एम द फ्यू लकी वंस टू गेट इट इन 14-15, बट कुछ बच्चों को 18-19 में मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है या वो हार्ड वर्किंग नहीं है, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं है तो कितना आपको सपोर्ट मिल सकता है, कैसे मिलेगा?
तो वो भी माइंड में रखना पड़ेगा, वरना एजुकेशन इज मस्ट। एजुकेशन करिए, क्योंकि एजुकेशन से आपको आगे रास्ते मिलते हैं। और क्या करना चाहिए, स्पोर्ट में आप बन गए हैं, स्पोर्ट में आपको एक ही चीज़ करना है, या तो मैं प्रूव करूं या मुझे कुछ मिलने नहीं वाला है। तो जैसे आप सब लोगों ने इतना खर्चा करके यहाँ पे आए हैं, आपका एक सपना होगा कि मुझे बेस्ट बनना है, बेस्ट करना है। बाकी धीरे धीरे ऑब्वियसली अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो आप खुद ही अपने आप से पूछेंगे क्या ये वर्थ इसका है, क्या मैं इसको बारी बारी करूं। और अगर आपने वो मेहनत कर ली तो ऑब्वियसली देयर इज नो लुकिंग बैक। आपको लगेगा, हमेशा आपको पॉजिटिव ही लगेगा कि मुझे ये और करना चाहिए, और मेहनत करनी चाहिए। और जब आपको लग रहा है कि इट्स टफ, देन इट इज ऑब्वियसली टफ। इनिशियली तो आपको अपना थोड़ा बहुत खर्चा तो करना ही पड़ेगा रिजल्ट के लिए। और ये आपको, यू हैव टू मेक श्योर कि मेरे साथ मेरा पूरा फैमिली है जो मेरे लिए वर्क कर रहा है। मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरी पूरी फैमिली है जो पीछे। तो उन सब को सोच के अपनी मेहनत पूरी 100% लगा के, रिजल्ट्स क्यों नहीं आएंगे, मैं लिख के देती हूँ रिजल्ट्स आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट्स ना आए, मेहनत जरूरी है। Guys, what a coincidence that whether you want to be best in network marketing industry or you want to be best in sports, the principles are same. फंडा हर जगह एक ही है, कोई अंतर नहीं है। So, next question sir. जी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। So in this network marketing business, one of the biggest challenges which we face is challenge of rejection. Rejection, yes. So I hope you must also have faced rejections in your career. So how did you face them? How did you overcome them? What is your advice to them? How to overcome rejections? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि सबके आंसर एक ही है। बारी बारी एक ही आंसर मिलेगा आपको कि मैं, एक दो बार ऐसा होता है कि कभी कुछ टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाए, ठीक है, अपने आप से तो आप नाराज़ ही हो, 10 लोग जो और बोलेंगे, और आप एक अच्छे अपकमिंग प्लेयर हो, फिर उनका भी सुनना पड़ेगा और बोलेंगे नेक्स्ट टाइम ट्राई करो। नेक्स्ट टाइम इज इक्वल टू 4 years, 4 years for Olympics, 4 years for Asian Games, 4 years for every big tournament. एंड वर्ल्ड नंबर 1 को तो फिर भूल ही जाओ। यू हैव टू परफॉर्म एवरी टूर्नामेंट इन अ ईयर। आपको सेमीज फाइनल्स ही खेलना पड़ेगा वर्ल्ड नंबर 1 के लिए। रिजेक्शन जरूर होगा टू बी द बेस्ट। इनिशियली मुझे समर कैंप में नहीं ले रहे थे, मेरे कोच बोल रहे थे आप लेट आए, आपका नहीं सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन पापा ने पता नहीं कैसे रिक्वेस्ट करके उनको मनवा लिया कि एक स्ट्रोक देख लीजिए कैसा खेलती है। एंड माई फर्स्ट स्ट्रोक वॉज अ स्मैश। इवन आई डिडंट बिलीव इट कि मैंने स्मैश मार दिया उधर, और कोच ने मुझे अलाउ कर दिया कि प्लीज़ साइना को समर कैंप में ज्वाइन करवा दीजिए। ऑब्वियसली उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक एट द नेशनल लेवल। बट एक बार ऐसा मेरे साथ हुआ कि स्कूल गेम्स के लिए हम जा रहे थे, एंड इट वाज अ वेरी क्रूशियल मैच विद वन ऑफ द अपोनेंट हु वाज इक्वली गुड एज मी। मैं बहुत क्लोज मैच हार गई उसके बाद, और वो मेरे से 1 पॉइंट से जीत के चली गई स्कूल गेम्स में। और उस टाइम पे हमारे लिए स्कूल गेम्स का मेडल आता है, तो हमारे स्कूल वाले लास्ट 2 पीरियड्स हमें ऑफ दे देते थे, तुम जाके प्रैक्टिस कर लो। उनको अच्छा लगता था स्कूल वालों को कि एक मेडल आया है। मुझे लगा यार अब मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी लास्ट 2 पीरियड्स, और मैं कैसे फिर ट्रेनिंग के लिए जाऊँगी। बट मैंने उसको एज ए चैलेंज लिया। यस, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने जो इतनी मेहनत करी, मेरा अपोनेंट जीत के चला गया और वो वहाँ पे खेल रहा है। कैसे आप इस चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं? मुझसे नहीं हुआ डाइजेस्ट। मैंने उसी टाइम ठान लिया कि मैं अब रात में जाके भी एक घंटा और रनिंग करूँगी या शैडो ट्रेनिंग करूँगी, कुछ भी करूँगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि मैं उनको अपने पास भी ना आने दूँ स्कोर में। द स्कोर शुड नॉट बी इक्वल या 1 पॉइंट, ये सब नहीं चाहिए मुझे। नेशनल लेवल पे आई मेड श्योर कि मैं सबको 11 लव 21-5 21-6 ऐसे हराऊं कि वो मेरे पास भी ना आ सके। और ये सब चीज़ आपको एकदम नहीं आती है, आपको रिजेक्शन से, बारी बारी हारने से, बारी बारी लोगों की सुनने से ही आती है। आई एम श्योर आप सबको एक्सपीरियंस होगा। आई एम श्योर आपके अपने ही लोग आपको बोलते होंगे क्या कर रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो ये बारी बारी एक्सपीरियंस है। आई एम श्योर सब सीख जाते हैं, इसलिए जैसे मैंने सीखा। बट रिजेक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है हैंडल करना। अगर इसको पॉजिटिवली करेंगे तो ज़रूर रिजल्ट अच्छे आएंगे, क्योंकि जिसको एक बार धक्का लग जाता है ना, वो ज़रूर इंसान वो वापस मिस्टेक नहीं करता है, फॉर श्योर। One, one final question, Saina. जी. So,
as a role model. So now you are a role model for everybody. And as a role model, what is your advice to someone who is struggling to achieve their dreams? जो लोग परेशान हैं, they want to achieve something, and obviously they want to achieve something. That's why they are here. Yes. So what is your advice that how they can achieve their dreams? अगेन बाय वर्किंग हार्ड. देखिए, मुझे एक चीज़ तो पता है, मेरे साथ इतने सारे प्लेयर्स ने खेला था बैडमिंटन, मैं उनमें से एक वर्ल्ड नंबर 1 बन पाई. बाकी सब लोग ने मेहनत करी लेकिन वो टॉप 20 में आए. तो मैं ये एग्जांपल देना चाहती हूँ यहाँ पे. हाँ, मैं मानती हूँ कुछ ब्लेस्ड रहते हैं जिनको सब कुछ थोड़ी मेहनत से भी मिल जाता है. कुछ लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है वो टॉप पोजीशन लाने के लिए. मैं मानती हूँ ये होता है, लेकिन अगर हम गिव अप कर देंगे उसको तो मिल रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे अचीव करेंगे? हमको जितनी हमसे मेहनत बन सके हमें करनी पड़ेगी. किसी के पीछे, किसी का इंस्टाग्राम, किसी का वो देख के हमें नहीं फील होना चाहिए कि यार उसके पास तो सब कुछ है, वो खुश है. वो वहाँ पे पहुँचा होगा, कुछ मेहनत करके ही पहुँचा होगा. वो लाइफ एंजॉय कर रहा है क्योंकि उसने बहुत मेहनत कर चुकी है ऑलरेडी. अब हमारा टाइम है, हम मेहनत करेंगे. मेहनत से ही सब कुछ होगा. देयर इज़ नो शॉर्टकट. कुछ है ही नहीं. कैसे मुझे बता दीजिए अगर कुछ शॉर्टकट है तो आप कल कुछ एकदम अकाउंट में 10 करोड़ आ जाए तो बता दीजिए. ऐसा तो मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला ऐसा कुछ. अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? चाहे हमारे पास कुछ भी नहीं हो, लेकिन हमने ठान लिया कि हम कुछ करके दिखाएंगे तो भगवान भी कुछ ना कुछ रास्ता हमारे लिए खोल के दे देंगे. बट एक चीज़ होती है कि हाँ, सेल्फ बिलीफ कभी कभी हमें लगता है कि हम क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं. वो है, ह्यूमन मेंटालिटी है वो. लेकिन आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे एक ऐसा मेंटालिटी मिला कि मैंने नेवर गिव अप एटीट्यूड बना लिया. अपने आप को मैंने पॉजिटिव नहीं किया तो मुझसे नहीं होगा, ये बोलना मैंने सीखा ही नहीं है. और मैं चाहती हूँ, मैं जहाँ भी मोटिवेशनल टॉक्स ऐसे करती हूँ, जाती हूँ, मैं चाहती हूँ जैसे अपकमिंग प्लेयर्स हो, जो भी अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो, नेवर एवर टॉक कि मुझसे नहीं होगा. मुझसे नहीं होगा तो आप यहाँ तक भी कैसे पहुँचे? थाईलैंड में आना कोई ईजी है क्या? थाईलैंड में आना, फ्लाइट में आना बहुत कम लोगों को मिलता है अपॉर्चुनिटी. हमें लगता है नहीं नहीं सब यूट्यूब पे आ रहे हैं, सब उधर आ रहे हैं, सब अच्छा कमा रहे हैं. बहुत कम लोग हैं जो ये कर पा रहे हैं और आप उनमें से फ्यू ब्लेस्ड वंस हैं जिनको भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है कि हम कुछ कर सकते हैं. इन शॉर्ट इज हार्ड वर्क. इन शॉर्ट सब चीज का मतलब है हार्ड वर्क, बस. Guys, it's time to show some love to Saina Nehwal. Rise and make some noise. Show your love to Saina Nehwal. Saina, this side people are waiting for you. Thank you. They are waiting for you. Make some noise! Once again, Saina Nehwal. Thank you. Thank you. So guys, we have our company QNet wants to present a small token of love to Saina Nehwal, and for that I would like to invite the CEO of the V, Mr. Naresh Balasubramaniam, and the Chief of Regional Operations, Ms. Pushpa Balan. Please make some noise